सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना नंदवाना एक बार फिर से आप सभी का परिष्कार वर्ल्ड में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग कांस्टेबल के लिए पेपर 2 मॉडल टेस्ट पेपर 2 डिस्कस करेंगे। पूर्व में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके जो कांस्टेबल में है इंडियन पॉलिटी से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते रहे हैं। हम आज यहाँ पर लगभग 10 क्वेश्चन का एनालिसिस आज यहाँ करेंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं पहले के प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न जो आपके पास है प्रारूप समिति से आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि प्रारूप समिति का निम्नलिखित में से सदस्य नहीं था। तो प्रारूप समिति हम सब लोग जानते हैं कि प्रारूप समिति संविधान से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट समिति रही थी। तो जाहिर सी बात है कि इससे क्वेश्चन पूर्व में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना हमारे यहाँ रहेंगी। तो आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सा नाम ऐसा है कि जो इस समिति से संबंधित नहीं था। तो पहला ऑप्शन है आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा है के एम मुंशी, तीसरा है एन माधवराव और चौथा है एस के डार। ये सदस्यों के नाम आपके यहाँ दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो समिति से संबंधित नहीं था। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एस के डार। ये तो बात हुई हमारे प्रश्न की। अब हम थोड़ा सा प्रारूप समिति के बारे में जान लेते हैं कि कब एग्जीक्यूट हुई थी, इसका अध्यक्ष कौन था और कितने मेंबर इस समिति से थे। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो प्रारूप समिति का जो हमारा गठन हुआ था, सबसे पहली बात ये हुआ था आपका 29 अगस्त 1947। ये तो बात हो गई गठन की। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जैसा चित्र से ही समझ में आ रहा है BR अम्बेडकर साहब इसकी क्या थे, समिति के अध्यक्ष थे। और ये जो समिति थी आपके संविधान से संबंधित समिति, संविधान का जो प्रारूप निर्धारण करने का जो कार्य जिस समिति को सौंपा गया था वो समिति थी आपकी प्रारूप समिति। और इस समिति के अध्यक्ष थे हमारे BR अम्बेडकर। ये तो बात हो गई गठन और अध्यक्षता की। अब बात करते हैं इसके सदस्यों की। तो हमारे इसके जो सदस्य थे दोस्तों, यही मैं बता देती हूँ, ये 7 सदस्यों की समिति थी, यानी टोटल 7 मेंबर थे इस समिति में। एक मेंबर तो इसके अध्यक्ष हो ही जाते हैं, यानी हमारे भीमराव अंबेडकर। बाकी के 6 सदस्य कौन कौन से हैं उनके नाम हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नाम हमारे पास है के एम मुंशी। ठीक है दोस्तों, तीसरा है एन माधवराव, अगले हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, नेक्स्ट है सैयद मोहम्मद सादुल्ला और टीटी कृष्णामाचारी। यानी आपको ये 7 ही मेंबर्स के नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, न सिर्फ अध्यक्ष, क्योंकि काफी पॉपुलर समिति और काफी लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर थे। तो यानी कि आपको ये बाकी ये जो 6 सदस्य समिति संबंधित है, इन 6 का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का स्रोत कौन से देश का संविधान है। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि संविधान का जो संशोधन यानी आर्टिकल 368 के तहत हम संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया हमारे यहाँ बताई गई है। यानी ये जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान में किस देश से हमने ली है। तो आपके पास ऑप्शन है USA, UK, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। तो मैं यही बता देती हूँ कि मोस्टली आपसे पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषता हमने कहां से ली है। यानी मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेडली अलग अलग एग्जामों में आ चुके हैं। तो आपको ना सिर्फ ये, इसके अतिरिक्त भी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा भाग हमने दूसरे देशों की संवैधानिक विशेषताओं से अपनाया, तो उनके बारे में भी जानना आपके लिए जरूरी था। तो ये तो बात हो गई हमारे संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया की। आगे हम देखते हैं और कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान में अन्य संविधानों से ली गई हैं। तो हमारे पास जो आता है सबसे पहली बात तो कि संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त भी और क्या हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। तो आपने इसके अतिरिक्त राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, यानी हम सभी जानते हैं राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ये जो आपने प्रक्रिया अपनाई है अप्रत्यक्ष निर्वाचन की, ये कहां से लिया आपने, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। ठीक है दोस्तों,
ये तो बात हो गई कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की, यानी हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हमारे यहाँ होता है वो किस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली। यानी दक्षिणी अफ्रीका से हमने दो विशेषताएं अपनाई है। पहली बात तो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया और दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आगे आइए हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास की समवर्ती सूची, उसके अतिरिक्त व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। ये जो विशेषता हमारे संविधान ने अपनाई है ये किस देश से ली गई है, आपके ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हमने ये विशेषता अपनाई है। इसके अतिरिक्त संसदीय शासन एवं विधि का शासन, काफी पॉपुलर है हमारे यहाँ विधि का शासन और संस्थात्मक शासन प्रणाली अपने यहाँ हमने अपनाई है, और ये विशेषता हमने ली है ब्रिटेन से अपनाई गई है हमारी ये विशेषता। नेक्स्ट है आपका मूल अधिकार एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषता। तीनों ही ये विशेषता कौन से देश से अपनाई गई है, अमेरिका। और ये काफी पॉपुलर है, बच्चों को इवन रट चुका है कि मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया, और तीसरा आपका बचता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आता है नीति निर्देशक तत्व, और ये किस देश से हमने लिए हैं, ये लिए हैं आपने आयरलैंड के संविधान से आपने ये विशेषता अपनाई है। अब अगला हमारे पास जो आता है मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्याय। अब हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना में न्याय की। तो दोस्तों हम लोग ये बात जानते हैं कि प्रस्तावना के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, और ये जो न्याय का कॉन्सेप्ट हमने अपनाया है ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है सोवियत संघ से। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रमुख आपके संवैधानिक विशेषताएं हैं जो हमने विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों से लिया है। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए कि कौन से देश से कौन सी विशेषता आपने अपनाई है। ये तो हमने सिंपली पूछ लिया कि संवैधानिक संशोधन किस देश से हमने अपनाया। इसके अतिरिक्त कई बार आपसे मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है, यानी कि आपको इस विशेषता दे दी जाएगी और उसी के सामने आपको देश दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि किस देश से आपने कौन सा संवैधानिक विशेषता अपनाई है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि फजल अली आयोग, काफी महत्वपूर्ण आयोग ये रहा है फजल अली आयोग। बोला ये जा रहा है कि फजल अली आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई। तो दोस्तों बहुत बार क्या होता है, हमें जल्दीबाजी में हम लोग आते हुए आंसर को भी गलत कर ही आते हैं। यानी प्रश्न यहाँ से पूछा गया प्रस्तुत, यानी रिपोर्ट किस वर्ष सबमिट करवाई गई भारत सरकार को। एक तो होता है कि किसी भी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, और दूसरी बात होती है रिपोर्ट कब दी गई। तो आपसे गठन की डेट नहीं पूछी जाके यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन आपके पास है 1953, 1954, 1955 और 1956, और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 1955। अब मैं यही आपको बता देती हूँ दोस्तों, ये जो फजल अली आयोग था इसका जो गठन हुआ था आपका 1953 में आपके इसका गठन हो चुका था, और ये जो इसका रिपोर्ट इसने सबमिट करवाई थी 1955। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि फजल अली आयोग था क्या, किससे संबंधित था। ठीक है दोस्तों, ये जो फजल अली आयोग का जो गठन आपके 1953 में हुआ था, इसका गठन का आधार था राज्यों के पुनर्गठन को लेकर इस आयोग को क्या किया गया था, आपके गठन यहाँ किया गया था। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पहली बात तो दिसंबर 1953 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, दिसंबर 1953 में। 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग था, यानी एक तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसकी जो अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, और उस आयोग के अंदर 3 मेंबर थे। एक मेंबर का नाम हम जान चुके हैं, यानी बाकी 2 मेंबर इस आयोग से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है, जिस किसी आयोग में काफी महत्वपूर्ण आयोग जिनमें की संख्या कम होती है, वहां पे हमें सदस्यों के नाम भी याद होने चाहिए। तो वो आपके बचते हैं 2 अन्य सदस्य। पहला आता है आपका KM पाणिक्कर, यानी जो सदस्य थे KM पाणिक्कर, और दूसरे हमारे आते हैं HN कुंजरू। ठीक है, ये हमारा अगला फैक्ट हुआ। और नेक्स्ट इसकी बात आ जाती है कि 1955 में इसने क्या की थी, रिपोर्ट आपके प्रस्तुत की थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बता देती हूँ, क्या फजल अली आयोग से पूर्व भी राज्य पुनर्गठन आयोग जैसे कोई आयोग बने थे? तो जी हाँ दोस्तों, इसके पूर्व भी 2 आयोग हमारे यहाँ गठित हो चुके थे, क्योंकि जैसे ही देश आजाद हुआ था काफी राज्यों से मांगे आने लगी थी भाषाई आधार पर राज्यों को पृथकता या पृथक राज्य की मांग। तो इसकी बात को ध्यान में रखते हुए पूर्व में आपके SK धर आयोग, और उसके बाद JVP आयोग यानी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई
पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, ये तीनों सदस्य जेवीपी आयोग के मेंबर थे, लेकिन इन दोनों ही आयोग यानी धर आयोग और जेवीपी आयोग, दोनों ही आयोग ने भाषाई आधार पर राज्य के जो पुनर्गठन की जो मांग चल रही थी उस मांग को सिरे से क्या कर दिया था, नकार दिया था। यानी इन दोनों ने ही बोल दिया था कि भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का निर्माण ना किया जाए, क्योंकि ये बात आप भी समझ सकते हो और मैं भी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है। अगर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाने लगे तो आप सोच लीजिए, आज हमारे यहाँ चूंकि 29 राज्य हैं तो हो सकता है कितने ही राज्यों का निर्माण अब तक किया जा चुका होता। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने जो बात नकार दी थी वही 1953 में बात ये हमारे सामने आती कि ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार को वापस से फजल अली आयोग, जो कि भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की जो मांग थी उसके आधार पर इसको काम करना था। तो दोस्तों 1953 में आंध्र प्रदेश में प्रथमतः भाषा के आधार पर एक पृथक राज्य का निर्माण आपका किया गया। किससे किया गया था? मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में आपके आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया और बाद में इसी प्रकार की मांगे दूसरे राज्यों से भी आने लगी। जाहिर सी बात है, अगर एक राज्य के साथ ऐसा किया जाएगा तो दूसरे राज्य भी इस प्रकार की मांग आपके उठाएंगे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कब गठन किया था? 1953 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में था? फजल अली आयोग। तो आपकी हिस्ट्री तो आप समझ ही चुके होंगे। अब हम थोड़ा सा फजल अली आयोग के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक इस आयोग ने पहचाने थे कि जिनके आधार पर आप राज्यों का निर्माण आप कर सकते हो। यानी ये बात तो यहाँ साबित हो चुकी है कि इस आयोग ने प्रथमतः भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या कर लिया था? स्वीकार आपका कर लिया था। लेकिन इस राज्य ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नकार दिया था। यानी कि वही वाली बात कि एक भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों का निर्माण तो पॉसिबल था भी नहीं, क्योंकि भारत क्या एक बहुभाषी राष्ट्र है। इसने कुछ कारक, कुछ आधार बताए थे कि जिनके आधार पर एक आप अलग राज्य का निर्माण कर सकते हो। तो वो कारक हम लोग देख लेते हैं कि कारक कौन कौन से। 4 कारक थे। तो पहला कारक हमारे पास आ रहा है कि देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण। यानी जब भी राज्य का निर्माण आप कर रहे हो तो आपके माइंड में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि कहीं ऐसा राज्य का निर्माण करके हमारे देश की एकता और आपकी सुरक्षा को तो हानि नहीं पहुंचा रहे हो। यानी ये बात तो आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। राजनीतिक आधार पर कभी भी किसी राज्य का निर्माण हमें नहीं करना चाहिए। सर्वोपरि क्या है? हमारे देश की एकता एवं अखंडता। ठीक है, और दूसरा कारक जो उसने बताया कि भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता भी होनी चाहिए। जब भी आप किसी, ना सिर्फ भाषा के आधार पर, सांस्कृतिक एकरूपता होगी तभी आप किसी राज्य को पृथक आप कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क। यानी जैसा कि आपके झारखंड का निर्माण हुआ, उत्तराखंड का निर्माण हुआ, इनका जो निर्माण हुआ था आपके प्रशासनिक, वित्तीय, आर्थिक तर्क के आधार पर इनका निर्माण हुआ था कि तर्कशील होना चाहिए आपका जब किसी राज्य का निर्माण करो। और लास्ट हमारे पास जो आता है कि प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। हम सभी जानते हैं कि भारत कैसे राष्ट्र, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र, और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का जो प्रथम दायित्व और कर्तव्य जो होता है वो होता है लोक कल्याण। तो यानी जब भी आप राज्य का निर्माण कर रहे हो तो लोक कल्याण आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ये तो बात हो गई कि भाषाई आधार पर जो राज्यों का निर्माण जो आप करेंगे, जो आयोग ने जो आपकी सिफारिशें की थी कि इन कारकों को ध्यान में रखते हुए आप किसी राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस आयोग ने कितने राज्यों के निर्माण या केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की कि इतने राज्यों के निर्माण आप कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, इन्होंने 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित क्षेत्रों के निर्माण की बात आपके कही कि आप 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश का आप निर्माण कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या ये बात मानी गई इनकी, या इससे कम राज्यों का निर्माण हुआ है, इससे अधिक? तो वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को जो वाकई में अस्तित्व में आए वो आए थे आपके 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन आपके यहाँ किया गया। अब यही आपको दोनों बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि फजल अली आयोग ने तो कितने राज्यों की डिमांड की थी? तो 16 राज्य, लेकिन अस्तित्व में कितने आए? 14 राज्यों का निर्माण किया गया। वहीं यानी 2 की कमी यहाँ की गई। वहीं यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 3 केंद्र शासित प्रदेशों की इन्होंने बात की थी, जबकि बाद में निर्माण कितने का किया गया? 6 केंद्र शासित प्रदेशों का आपका गठन
किया गया। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको फजल अली आयोग से संबंधित पूरी नॉलेज आपको यहाँ हो गई। यदि फजल अली आयोग से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आएगा तो हम बहुत आसानी से इसे कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति से संबंधित अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी आपको ये बताना है कि प्रथमतः किस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन की बात आपके कही गई। तो आपके पास अधिनियम है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम। और हम लोग बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, किसी ना किसी अधिनियम से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे कांस्टेबल हो, आरएस लेवल हो या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम से संबंधित, स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का। तो आपसे पूछा यही जा रहा है कि लोक सेवा आयोग जो है, जो आपके पीएससी, जो आपके सिविल सर्विस के जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जो कमीशन, उन कमीशन के बारे में प्रथमतः प्रावधान किस अधिनियम में आपके पास किया गया था। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी 1919 का अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, 1919 का अधिनियम वह पहला अधिनियम था जिसमें कि प्रथमतः लोक सेवा आयोगों की गठन की बात आपके कही गई। ये बात तो गई प्रावधानिक संबंधित, लेकिन इसका गठन कब हुआ था थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो गठन हुआ था 1919 अधिनियम के तहत 1926 में, आपको ईयर आपको ध्यान में होना चाहिए, आपको अधिनियम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अधिनियम तो हमारा आ जाता है 1919 का अधिनियम, और गठन जो हमारा हुआ था 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया गया, आपका गठन आपका ये किया गया। और जाहिर सी बात है 1919 का अधिनियम काफी प्रसिद्ध अधिनियम ये रहा है। तो हो सकता है आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स देके पूछ लिया जाए कि कौन सी विशेषता इस संवैधानिक अधिनियम से संबंधित नहीं थी। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा प्रश्न 4। आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न जो आ रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। पहले हम प्रश्न पे देख लेते हैं कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है। यानी आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो कि बताता है कि इस आर्टिकल के तहत, इस अनुच्छेद के तहत आप राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 365, हम 3 अनुच्छेदों को तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद आपके हैं। और इस प्रकार के प्रश्न पूर्व में पूछे भी जा चुके हैं, तो जल्दी से जिनके दिमाग में आएगा फटाफट करेगा अनुच्छेद 356। ठीक है दोस्तों, लेकिन नहीं, इसके अतिरिक्त एक अनुच्छेद और ऐसा है जिसके तहत भी आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब देखिए, बात हमने की राष्ट्रपति शासन की, क्या राष्ट्रपति शासन को किसी और नाम से भी हम जानते हैं? तो हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति शासन को आप जो अन्य नाम से जानते हैं होता है संवैधानिक आपातकाल। यानी संवैधानिक आपातकाल जो लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आपका अनुच्छेद 356। उसी संवैधानिक आपातकाल को आप राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी भी राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जाती है तो वहां पे जो शासन किसके अंतर्गत आ जाता है? राष्ट्रपति के तहत। यानी अब राष्ट्रपति डायरेक्ट उस राज्य पे क्या करता है? शासन करता है। इसी के तहत इससे क्या नाम से आता है? राष्ट्रपति शासन के भी नाम से आप जानते हैं। हम हमारे पास एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 352। इस आपातकाल को जाना जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। ये तो कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। और ये कौन सा आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल। और नेक्स्ट हमारे पास है अनुच्छेद 360, और इसे आप किस नाम से जानते हैं? वित्तीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा कौन सा हो जाता है? संवैधानिक आपातकाल, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो इन तीनों के नाम ध्यान में। अब बचता है हमारे पास अनुच्छेद 365। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मालूम ही नहीं होता है कि अनुच्छेद 365 के तहत भी आप 356 का प्रयोग करते हुए किसी भी राज्य में संवैधानिक आपातकाल की आप घोषणा कर सकते हो। तो आप समझ ही चुके होंगे कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 1 और 4, यानी अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365। 2 ऐसे अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में जो कि संवैधानिक आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति को देती है। अब थोड़ा सा हम 356 और 365 के बारे में जान लेते हैं। 356 तो हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 365 भी जानना हमारे लिए अनिवार्य है। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहली बात 356 की। तो 356 ये बोलता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति संबंधी प्रावधान, यानी जब कभी राज्य
संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य न करे, उस स्थिति के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में संवैधानिक आपातकाल की क्या कर सकता है, घोषणा आपके कर सकता है। ये तो हो गया हमारा अनुच्छेद 356। आगे हम बात करते हैं 365 की। 365 दोस्तों ये बोलता है यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों की पालन करने में असफल होता है, तो वहां राष्ट्रपति के लिए विधि संगत होगा कि वह उस स्थिति को संभाले। यानी सीधी अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ना करे तो उस स्थिति के अंतर्गत भी किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो यहाँ एक बात और हमें ये समझने में आ चुकी है कि राज्य के लिए केंद्रीय निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि हमारे संविधान में ही कहीं ना कहीं केंद्र को क्या दिया गया है, सर्वोपरिता दी गई है राज्यों के ऊपर। कहीं ना कहीं केंद्र अधिक शक्तिशाली हमारे यहाँ दिया गया। इसका कारण भी है दोस्तों, क्योंकि हमारे देश की एकता और अखंडता को यदि हमें बनाए रखना है तो इसके लिए जरूरी है कि केंद्र राज्यों की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली हो। तो ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 365, कहीं ना कहीं राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है। और राज्य भी ये बात जानता है कि यदि मैं केंद्र की किसी बात को, किसी निर्देश को स्वीकार न करूं तो मेरे यहाँ क्या होगा, मेरे यहाँ संवैधानिक आपातकाल की क्या हो जाएगी, घोषणा हमारे यहाँ हो जाएगी। तो इस स्थिति में केंद्र और राज्यों के मध्य क्या होता है, सहयोग की स्थिति भी बनी रहती है, क्योंकि हमारा राष्ट्र कैसा है, सहकारी संघ है। और सहकारी संघ की सफलता केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग पर ही निर्भर करती है। तो 365 भी एक तरीके से केंद्र और राज्यों के मध्य सहकारी संघवाद की जो स्थिति है उसे और सशक्त और मजबूत हमारे यहाँ बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। यानी न सिर्फ 356, 365 भी आपके राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। और इस प्रकार के प्रश्न लगातार बारंबार आपके एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं, और स्पेशली क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अनुच्छेदों पर ही निर्भर करता है। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेदों में ही बताया गया, तो आपको अनुच्छेदों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या प्रावधान हमारे यहाँ किया गया। तो आपके सूची 1 में जो है राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री के कार्य, और लास्ट हमारे पास आता है विधान परिषद। ये तो बात हो गई सूची 1 की। आपके सामने अनुच्छेद दिए गए, अब आपको मुझे ये बताना है कि पर्टिकुलर किस अनुच्छेद के अंदर कौन सा प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है राज्यपाल, यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किया गया है अनुच्छेद 155। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हमारे यहाँ किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। अगला है मुख्यमंत्री के कार्य। मुख्यमंत्री के जो कार्य जो बताए गए हैं संविधान में अनुच्छेद 167 के तहत। और नेक्स्ट है विधान परिषद, यानी विधान परिषद से संबंधित जितने भी प्रावधान आपके किए गए 169 के बारे में। थोड़ा सा हम इसके बारे में और डीपली जान लेते हैं कि क्या ये है। तो सबसे पहली बात तो अनुच्छेद 155, यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है उससे संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 155 में। और हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा हमारे यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, पहली बात तो ये। और वहीं अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो हमारे कौन है वर्तमान में राज्यपाल, श्री कालराज मिश्रा आपके यहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में। नेक्स्ट बात आती है मंत्रिपरिषद। हम लोग हमारे संविधान में बोला ये गया है कि राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। तो ये जो मंत्रिपरिषद गठन या निर्माण की जो बात की गई है आपके अनुच्छेद 163 में ये बात की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारे पास है मुख्यमंत्री का कर्तव्य, यानी जब कभी राज्यपाल चाहे मुख्यमंत्री से किसी भी विषय से संबंधित जानकारी यदि उसे चाहिए तो मुख्यमंत्री का दायित्व है, ये कर्तव्य है कि वह जानकारी राज्यपाल तक पहुंचाए। तो यानी राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हमारे संविधान में बताए गए वो अनुच्छेद 167 के तहत बताए गए, और वर्तमान में मुख्यमंत्री को आप जानते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बनता है विधान परिषद, और हमारे संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत 169 के तहत विधान परिषदों के उत्साधन और सृजन की बात की गई। यानी विधान परिषद को अगर गठन करना है या उसे समाप्त करना है तो उसके लिए कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वह सभी प्रक्रिया किसमें बताई गई है, अनुच्छेद 169 के तहत।
तो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। बहुत आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये है, कई बार बच्चों को इससे रिलेटेड कंफ्यूजन होता है, क्योंकि विवेकाधीन जो शक्तियां हैं, एक तो होती है परिस्थिति जन्य विवेकाधीन, यानी कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि राज्यपाल को स्वविवेक के आधार पर डिसीजन लेना होता है, और दूसरी हमारे संविधान में बता दी गई कि इस पर्टिकुलर एरिया में राज्यपाल के पास कुछ स्वविवेकीय शक्तियां हैं। तो आपके ऑप्शन जो है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने हेतु राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, पहला ऑप्शन। यानी सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल यदि लगाना हो, राष्ट्रपति शासन कौन सा है, संवैधानिक आपातकाल आर्टिकल 356 लगाना हो, तो उसकी रिपोर्ट कौन भेजता है, राज्यपाल। अब ये राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। ये उसकी किस में आ रही है, विवेकाधीन शक्तियों में। आपको देखना है कि उसके विवेकाधीन है या मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर वो भेजता है। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति करना। मंत्री परिषद होता है, उसमें प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री, और उसकी सहायता के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। क्या ये उसके विवेकाधीन अधिकार में आती है। तीसरा ऑप्शन है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना। यानी तीसरी बात ये बोल रहा है कि राज्यपाल जब कभी चाहे, हम सभी ये बात जानते हैं कि जब कभी विधानमंडल किसी विधेयक के पारित करके राज्यपाल को भेजती है तो राज्यपाल उसे स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, या उसे राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर सकता है। ठीक है, अब आपको यहाँ ये चेक करना है क्या किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना उसके स्वविवेक की शक्तियों में आती है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई तीन हमारे स्टेटमेंट। अब प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा गलत है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रश्न के अनुसार तीनों ही क्या है, उसके विवेकाधीन शक्तियां। अब आपको ये चेक करना है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट इसमें ऐसा है, ऐसा वक्तव्य ऐसा है कि जो कि उसके विवेकाधीन शक्तियों में नहीं आती है दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि हम सभी ये बात जानते हैं कि जब कभी मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा, किसकी सलाह से होती है, मुख्यमंत्री की सलाह से। यानी राज्यपाल किसी भी मंत्रियों की नियुक्ति करने में स्वतंत्र नहीं है। मुख्यमंत्री जो उसे सलाह देता है उसके अनुसार ही वह क्या करता है, मंत्रियों की नियुक्ति। यानी दो बात हमें ये जानने को मिली। पहली बात तो ये है कि मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है राज्यपाल स्वविवेक से नहीं कर सकता, यानी किसके परामर्श से करता है, मुख्यमंत्री के परामर्श से। रेस्ट दो जो हमारे पास है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट, वो उसकी विवेकी शक्तियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से बात जान लेते हैं कि अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। ये तो हमारे संविधान में बोल दी गई है कि सिर्फ, लेकिन संविधान में ये बात बोली गई है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। लेकिन यहाँ ये बात तो नहीं बोली गई है कि वो कौन से विधेयक को आरक्षित करेगा और कौन से नहीं को। कुछ विधेयकों के लिए हालांकि हम ये बात जानते हैं कि जैसे उच्च न्यायालय वगैरह के अगर विधानमंडल के स्तर पर उच्च न्यायालय की शक्तियों में या कार्यक्षेत्र में कोई कमी या बढ़ोतरी की जाएगी तो उन विधेयकों को तो राज्यपाल को राष्ट्रपति को भेजना ही होगा। लेकिन बहुत से विधेयक ऐसे होते हैं जो राज्यपाल को यदि लगता है कि इन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सहमति आवश्यक है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, उसका विवेकाधिकार राज्यपाल के पास आ जाता है। यानी राज्यपाल ये डिसाइड करता है किस विधेयक को वह राष्ट्रपति के लिए भेजेगा। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे। एक बात तो ये है कि उच्च न्यायालय संबंधित कोई प्रावधान है तब तो कंपलसरी है कि उसे राष्ट्रपति के लिए भेजना ही भेजना है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी कई विधेयक ऐसे होते हैं जिनमें कि राज्यपाल डिसाइड करता है कि मुझे इन्हें राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना है या नहीं करना है। ठीक है, और ये बात हम लोग बोल ही चुके हैं कि ये ऑप्शन आपका क्या हो चुका था, गलत। यानी मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है आपके मुख्यमंत्री के परामर्शानुसार करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे प्रश्न की। अब हम देखते हैं कि मैंने शुरू में ये जब प्रश्न हमारा स्टार्ट हुआ था बोला था कि कुछ विवेकाधीन तो उसकी परिस्थितियों के अनुसार होता है और कुछ होता है संवैधानिक। तो हम उसकी चर्चा भी यहाँ कर लेते हैं कि संवैधानिक विवेकाधिकार राज्यपाल के कौन कौन से आपके होते हैं। तो पहली बात तो ये हम लोग यहाँ बात कर ही चुके थे कि संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत ये बोल दिया गया कि राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। ठीक है, संविधान में ये बोला गया कि राज्यपाल यदि चाहे तो विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, वो आरक्षित कर सकता है। दूसरा हमारे पास आ रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। ये कौन सा अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद
356 के तहत। ठीक है, ये भी राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर किस स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति को बोलेगा कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन आप लगा दीजिए। और ये हमारे आर्टिकल किस में जाता है, आर्टिकल 201 के तहत। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि राज्य के विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। ये कौन सा है, आर्टिकल 167। ठीक है, आर्टिकल से ही समझ में आ रहा है कि संविधान में ही ये बात बोल दी आपके और गई है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिलों परिषद को देय राशि का निर्धारण आपका करना। यानी ये कुछ 4 बातें ऐसे हमारे संविधान में लिख दी गई है कि जिनके तहत राज्यपाल के पास विवेकाधिकार शक्तियां आपके आ जाती है। ये तो बात की हमने संवैधानिक प्रावधानों की, लेकिन अब वो कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी है जिनके तहत राज्यपाल के पास विवेकाधिकार शक्तियां आपके आ जाती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो है ये है कि राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्री परिषद की बर्खास्तगी के मामले में हम सब बहुत अच्छे से बात जानते हैं कि जब कभी राज्यपाल को ये एहसास होता है कि जो संबंधित सरकार है, जो मंत्री परिषद है, यदि वह विधानमंडल में अपना विश्वास मत हासिल न कर पाए तो उस स्थिति में उसे क्या करना है, उसे उसी समय सरकार को हटाना है या उससे विश्वास मत हासिल करने के लिए कुछ समय देना है, ठीक है, या नए चुनाव उसे संचालित करवाना है। इस टाइप से सारे डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, राज्यपाल के द्वारा लिया आपका जाता है। अगला ये कि मंत्री परिषद के अल्पमत में आने पर विधानसभा का विघटन करना, विधानसभा को भंग कर देना। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, नए चुनाव आपके संचालित, वापस से दोबारा चुनाव होंगे। और नेक्स्ट हमारा जो बच्चा है कि विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को, ये बारंबार होने वाली समस्याएं कई बार हमें देखने को मिलती है कि विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने की स्थिति में एवं उसके निश्चित उत्तराधिकारी न होने की स्थिति मुख्यमंत्री नियुक्ति के मामले में। यानी मान लो अभी अभी चुनाव संपन्न हुए और कोई भी दल ऐसा नहीं है जिसे कि पूर्ण बहुमत ना मिला, अब क्या किया जाए। हम सभी ये बात जानते हैं कि कोई भी जो दल होता है तभी सरकार बनाता है जबकि वह पूर्ण बहुमत हो। ऐसी स्थिति में राज्यपाल ये डिसाइड करता है कि किस पर्टिकुलर दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए और बाद में उसे सदन के अंदर विश्वास मत हासिल करने की बात कही जाती है। कुछ परिस्थितियां हमारे सामने हम लोग देख पा रहे हैं कि इन परिस्थितियों के अंदर राज्यपाल स्वयं से निर्णय लेता है कि उसे क्या करना है आगे। ठीक है, तो दोनों ही बात हमने कर ली, संवैधानिक प्रावधानों की बात भी हमने कर ली और परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार की बात भी हमने कर ली। ठीक है दोस्तों, और तो मैं आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि राजस्थान की अनुसूचित जाति कि प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी। 3 बातें आपके पास इस प्रश्न में है। पहली बात तो अनुसूचित जाति, जनरली महिला की बात यहाँ नहीं हो रही है। अनुसूचित जाति की प्रथम महिला, कौन सी महिला बतानी है, प्रथम, वह भी कौन से, लोकसभा सदस्य। दोस्तों हो सकता है आपसे संसद पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे लोकसभा, तो संसद के तहत आपसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है। तो आपको कभी भी प्रश्न को जल्दीबाजी में नहीं देखना है, बहुत अच्छे से ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और उसके बाद ही हमें आंसर देना है। तो 3 चीजें इसमें, 3 की पॉइंट इस प्रश्न में छुपा हुआ है। पहली बात तो ये अनुसूचित जाति की महिला है, महिला भी प्रथम है, और तीसरा हमारे पास आता है कि कौन से लोकसभा सदस्य थी। तो ऑप्शन आपके पास है गायत्री देवी, शारदा भार्गव, उषा देवी मीणा, सुशीला बंगारू। चारों को देखते हुए हमें ये तो मालूम है कि प्रथम महिला है ये संसद या लोकसभा राज्यसभा की, लेकिन आपको जो आंसर देना है लोकसभा सदस्य का आंसर देना है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि राजस्थान लेवल पे कोई एग्जाम होता है तो हमसे कई बार ये प्रश्न आते रहे कि प्रथम व्यक्ति कौन था, ये प्रथम महिला कौन थी, और महिला से संबंधित प्रश्न हो सकता है आने वाले एग्जाम से आपसे पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न, जो फैक्चुअल प्रश्न होते हैं, वो भी हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुशीला बंगारू। ये तो बात हो गई कि सुशीला बंगारू प्रथम अनुसूचित जाति की प्रथम महिला थी जो कि लोकसभा सदस्य की मेंबर आपके बनी। बाकी हम बात करते हैं बाकी 3 की। तो सबसे पहले हमारे जो आ रही है श्रीमती शारदा भार्गव। तो दोस्तों श्रीमती शारदा भार्गव जो थी 1952 में प्रथम महिला सांसद थी। मैंने यहाँ टर्मोलॉजी लोकसभा मेंबर नहीं लिया, मैंने टर्मोलॉजी यूज किया प्रथम महिला सांसद। महिला सांसद तो थी, कौन थी, श्रीमती शारदा भार्गव जो कि बनी थी 1952 में। अगर आपसे पूछ लिया है राज्यसभा मेंबर
तो राज्यसभा मेंबर कौन हो जाती है? हमारी श्रीमती शारदा भार्गव, यानी लोकसभा की सदस्य ही नहीं थी। अब प्रश्न आपके पास दूसरा इस प्रकार से बन सकता है कि प्रथम लोकसभा सदस्य, इसमें पूछा जाएगा प्रथम महिला सांसद भी पूछा जा सकता है या प्रथम महिला राज्यसभा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके पास आ रहा है प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? तो वह थी गायत्री देवी थी आपकी। ठीक है, ये सांसद तो थी लेकिन प्रथम सांसद नहीं थी। प्रथम सांसद तो कौन हो जाएगी आपके? शारदा भार्गव। और गायत्री देवी कौन थी? प्रथम लोकसभा सदस्य महिला थी राजस्थान से। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ रहा उषा देवी, और उषा देवी अनुसूचित जनजाति, ना कि जाति, अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला लोक सदस्य कौन थी आपकी? उषा देवी मीणा। तो देखो दोस्तों, तीनों हम बात कर रहे हैं, तीनों प्रथम महिलाएं तो थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, यानी कि शारदा भार्गव तो प्रथम महिला सांसद भी थी और प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य भी थी, लेकिन गायत्री देवी कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा सदस्य। उसके बाद हमारे उषा देवी मीणा आ रही है, और ये उषा देवी मीणा जो थी आपके अनुसूचित जनजाति के प्रथम महिला सदस्य थी। और लास्ट वन सुशीला बंगारू, जो कि अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य आपके थी। ये तो बात हो गई इस प्रश्न की। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पंचायती राज से संबंधित हमारे यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं। स्थानीय स्वशासन, आपके पास समितियां और संवैधानिक संशोधन दिए हुए हैं। आपको बताना यह है कि पर्टिकुलर समिति या संशोधन के अंतर्गत कौन सी बात या कौन से सूची 2 में विशेषता इससे सम्मिलित है। और बारंबार आपके पंचायती राज से, स्थानीय स्वशासन से प्रश्न आपके पूछे जाते रहे। तो पहला हमारे पास समिति अशोक मेहता समिति, और पंचायती राज के तहत अशोक मेहता समिति काफी इंपॉर्टेंट समिति भारत में रही है। तो अशोक मेहता समिति जो थी आपके मंडल पंचायत से संबंधित आपके ये थी। उसके बाद आता है बलवंत राय मेहता समिति, और बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जिससे था वह था आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन से जो था आपका वित्त आयोग से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि वित्त आयोग आपके 74वें भी और 73वें में, लेकिन जो आपका ऑप्शन बी है नगर पंचायत, नगर पंचायत तो 73 में आ नहीं सकती, तो वो किस में आएगी? आपके 74वें में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। हो सकता है बच्चों लगे वित्त आयोग यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होने का है 73वें और 74वें, क्योंकि वित्त आयोग की जो बात की गई है, वित्त आयोग का जो प्रावधान था 73वें में भी था और 74वें में भी था, लेकिन जो इनमें डिफरेंशिएट पैदा कर रहा है वो कि नगर पंचायत को लेकर, यानी नगर पंचायत की तो बात किसमें की गई थी? सिर्फ 74वें पंचायत से, क्योंकि आपका जो 74वां संविधान किससे संबंधित था? नगरीय स्वशासन से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी हमें जो पढ़ाई करनी है ऊपरी पढ़ाई ना करके पूरा डीप में जाके हमें डेप्थ नॉलेज किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ताकि हम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो थोड़ा सा हम इन समितियों और संशोधन के बारे में बहुत अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात हमारे पास जो है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी दोस्तों 1957 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1957 में इसका गठन किया गया था। ये तो बात हो गई इसके गठन की। आगे हम देखते हैं कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। तो समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। अब इस समिति से संबंधित मुख्य बातें हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष रखा। पहली विशेषता तो इसकी हो ही जाती है। दूसरी बात जिसने बात कही थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को इसने प्रस्ताव रखा था कि 3 स्तर होने चाहिए पंचायती राज स्तर पर। पहला जो होगा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, और तीसरा जो हमारे पास आता है जिला परिषद। यानी समिति संबंधी जो मुख्य बातें वो हमने यहाँ देख ही लिए कि जनवरी 1957 इसका गठन हुआ था। नवंबर 1957 इसने रिपोर्ट सौंपी और त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को उसने स्वीकार किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है अशोक मेहता समिति। तो दोस्तों अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ था आपके 1977 में इस समिति का आपके गठन यहाँ किया गया। अब देखते हैं समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। तो समिति ने अगस्त 1978 में रिपोर्ट अपनी सौंपी थी। मैं पूर्व में आपको बता चुकी हूँ कि आप इस दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि गठन तो किसी पर्टिकुलर आयोग या समिति का कब हुआ और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी। तो 77 में तो इस समिति का गठन हुआ था हमारे यहाँ, और 78 में इस समिति ने क्या किया था? अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब दोनों में आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे। पहली बात तो इसने जो बात की थी त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की बात कही थी। किसने?
बलवंत राय मेहता समिति ने। वहीं यदि हम अशोक मेहता समिति की बात करें तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति की बात आपकी कही। ठीक है, इसमें जो बातें थी, पहली जिला स्तर पर जिला परिषद और दूसरा मंडल पंचायत, यानी जो हमारे ये 3 पार्टीशन किए गए थे बलवंत राय मेहता के द्वारा, इन्होंने बांट के 2 में ही उनको सीमित कर दिया, यानी 2 ही चरण 2 ही स्तर आपके होने चाहिए पंचायत राज पर। ठीक है, ये तो बात हुई बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। अब थोड़ा सा हम संवैधानिक संशोधन के ऊपर दृष्टि डालते हैं। तो पहला जो हमारे पास है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है दोस्तों, अब इन अधिनियमों को लेकर भी एक थोड़ी सी बात है कि ये जो अधिनियम आया था, अधिनियम तो कब आया था, 1992 में आया था, लेकिन ये अधिनियम लागू कब हुआ था दोस्तों, ये अधिनियम लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 के तहत ये अधिनियम आपका लागू हुआ था। कौन सा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब हम ये बात जानते हैं, ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में जो लागू हुआ था, इस अधिनियम के तहत एक नया भाग जोड़ा गया भारतीय संविधान में और उस भाग का नाम था भाग 9। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 में। अब आपको ध्यान एक और बात देनी है कि ये जो अधिनियम था, ये जो संशोधन किए गए थे भाग 9 के तहत, कौन से अनुच्छेद हमारे यहाँ जोड़े गए, तो अनुच्छेद 243 से लेके 243 अण तक, या इंग्लिश में हम बोले 243 से लेकर ए से लेकर ओ तक। ठीक है, इन अनुच्छेदों के तहत ये जो प्रावधान किए गए पंचायती राज से संबंधित, वो सभी प्रावधान इन अनुच्छेदों में किए गए हैं। नेक्स्ट इसमें एक और बात की गई थी, 11वीं अनुसूची इस संविधानिक संशोधन के तहत जोड़ी गई और अनुसूची में जो विषय रखे गए थे, उन विषयों की संख्या थी 29 विषय। जाहिर सी बात है कि पंचायती राज से संबंधित है तो उससे संबंधित विषय जोड़े गए हैं, लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए कि विषयों की संख्या कितनी थी। कई बार पूछा जा चुका है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। ये तो बात हो गई 11वीं अनुसूची का। हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, हमारे यहाँ 8 अनुसूची थी। और वर्तमान की यदि मैं आपसे बात करूं तो आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची, यानी 11वीं से पहले भी 2 अनुसूचियां ऑलरेडी जुड़ चुकी थी, 9वीं और 10वीं। 10वीं तो काफी हाईलाइटेड है अब इन दिनों। 10वीं किससे संबंधित है, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, दल बदल से संबंधित। और 9वीं तो हमारे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ दी गई थी। ये तो हुई 9-10। 11वीं हम जान ही चुके, आइए हम 12वीं के बारे में भी देख लेते हैं। तो 12वीं जो है, पहली बात तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया था। और ये लागू कब हुआ था, अगेन आपको ध्यान में रहना चाहिए, आया तो कब था और लागू कब जो हुआ था आपके 1 जून 1993 के तहत। आपके जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 1 जून 1993 में इसे लागू किया गया और भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 का। ठीक है, और ये अनुच्छेद 30, यानी जिसे हिंदी में त बोलते हैं, से 243 त से 243 यच, यदि मैं इसे इंग्लिश में बोलूं 243 पी से 243 जेड जी, इन अनुच्छेदों के बीच में आपके नगरीय स्वशासन की बात की गई है। यानी आपका अनुच्छेद ध्यान में होना चाहिए, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इस अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो 243 पी से 243 जेड जी तक, ये ज्यादा इजी रहेगा इंग्लिश में याद करना। और 12वीं अनुसूची इस अधिनियम के तहत, संशोधन के तहत हमारे यहाँ जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची में जो विषयों की संख्या थी, वो संख्या कितनी थी दोस्तों, संख्या थी आपके 18 विषय। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारी संविधान संशोधन की। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। आपके पास ऑप्शन है 18 अप्रैल 2006, 18 अप्रैल 2005, 18 अप्रैल 2007 और 18 अप्रैल 2008। ठीक है, हम सभी बात ये जानते हैं कि जो सूचना आयोग की जो प्रथम अधिनियम पास किया गया था, सूचना आयोग अधिनियम 2005 में हुआ था, लेकिन राजस्थान में किस अधिनियम के तहत गठन हुआ था इस आयोग का, वो भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 2006। वहीं मैं एक बात और बता देती हूँ, कुछ बुक्स में 13 अप्रैल भी दिया हुआ है, तो ऑथेंटिक वेबसाइट जो आपकी राज्य सूचना आयोग है उसमें 18 अप्रैल 2006 दिया गया है। तो आप 18 अप्रैल इस बात को मान के चलिए कि गवर्नमेंट जो होती है ऑथेंटिक रिसोर्सेज को ही मानती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 2006।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सूचना अधिकार अधिनियम जो था दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 के तहत ये अधिनियम आपका आया था। हो सकता है आपसे अधिनियम भी पूछ लिया जाए कि अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005। और राजस्थान में जो राज्य सूचना आयोग का जो गठन किया गया वो किया गया था आपके 18 अप्रैल 2006 के तहत। और उसके बाद प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? श्री MD कोरानी। तो हम सभी ये बात जानते हैं कि आयोगों के प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रथम मुख्य सूचना आयोग या प्रथम निर्वाचन आयोग, ये भी हमारे प्रश्न आते रहे इस प्रकार से। तो यही हमने जानकारी दे ली कि श्री MD कोरानी आपके प्रथम मुख्य सूचना आयोग उस समय थे। दोस्तों आज का जो हमारा कांस्टेबल से संबंधित जो मॉडल टेस्ट पेपर था वो इसी 10वें क्वेश्चन के साथ हमारे यहाँ खत्म होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आज का जो हमारा एनालिसिस था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया और इस प्रकार के प्रश्न हमारे पूछे जा सकते हैं। और हम लोग क्योंकि हमारा जो प्रश्न जो बनाते हैं पूर्व में आए हुए प्रश्नों के आधार पर भी हम लोग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया लग जाता है, हिंट सा मिल जाता है कि इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारी तैयारी का जो स्तर है वो और बढ़ जाता है। इसी के साथ मैं भावना आपसे आज्ञा लेती हूँ। आगे फिर हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।